फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज के डेली राइटिंग चैलेंज में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 12 मई 2020 और आज हम एडिटोरियल्स के थ्रू डेली आंसर राइटिंग चैलेंज को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज हमें देखना है वो है रिवर्स माइग्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हाईलाइट द रेचिड कंडीशन ऑफ आदिवासीज हु वर फोर्स्ड टू वर्क एज कैजुअल लेबर ड्यू टू इम्पॉवरिश्ड कंडीशन एट होम। मतलब जो इसको हमें इलुसिडेट करना है। मतलब प्रवासी श्रमिकों का उल्टा प्रवास आदिवासियों की विकट स्थिति को उजागर करता है, जिन्हें घर में खराब परिस्थितियों के कारण आकस्मिक श्रम के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसे स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमें माइग्रेंट लेबर्स की जो प्लाइट है उसको देखना है, वे फॉरवर्ड बताना है कि रिवर्स माइग्रेशन से माइग्रेंट जो आदिवासीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम आएंगी। आदिवासीज की जो एक प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं, वो हमें देखने हैं। इसको इन्फोग्राफिक के थ्रू और आज द हिंदू में जो एडिटोरियल निकला है वृंदक रात का, उसके थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो लीगली वैलिड, द लेबर रिफॉर्म्स बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स रेज कंसर्न्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्रिटिकली कमेंट। तो आज हम 3 एडिटोरियल्स को मिला करके इस वाले आंसर को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अच्छे से जो है आपको मैं इन्फोग्राफिक दे दूंगी, उसको अपने आंसर राइटिंग में कीजिएगा। एक जगह सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे आप आंसर राइटिंग डेवलप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये हमें द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस इनके एडिटोरियल्स मिला करके हमने ये आंसर बनाया है। तीसरा क्वेश्चन है रूरल डिस्ट्रेस हैज मल्टीप्लाइड ड्यू टू लॉकडाउन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एलिमियोरेट इट। मतलब लॉकडाउन के कारण ग्रामीण संकट बढ़ गया है, तो इसे सही करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये 3 हमारे आज क्वेश्चंस करने हैं, और टोटल हम आज 5 से 6 आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे, एडिटोरियल्स का डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है आपका सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं गारंटी देती हूँ कि आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से आज आपकी आंसर राइटिंग हो पाएगी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देख लेते हैं आज का माइंड मैप इस वाले आंसर राइटिंग का। उसके बाद हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे, यूनिक चैलेंजेस ऑफ आदिवासीज। आदिवासीज के क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए फीचर्स देख लेते हैं पहले आदिवासी माइग्रेंट वर्कर के। सबसे पहला फीचर है कि एसटी वर्कर जो है सबसे बड़ा चंक फॉर्म करते हैं माइग्रेंट कैजुअल लेबर का। दूसरी, ये हमारे एनएसएसओ के सर्वे के द्वारा हमें पता चला है। सर्वे की हमें 1993 से लेकर के 2007 तक के सर्वे डिटेल्स अवेलेबल हैं। उसमें हमने ये देखा था कि एसटी वर्कर सबसे बड़ा जो है माइग्रेंट कैजुअल लेबर का चंक बनाता है। दूसरा है कि अगर फीमेल माइग्रेंट्स की अगर बात करें तो एसटी उसमें सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप है, और ये फीमेल माइग्रेंट जो है डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं। तो ये एक दूसरा फीचर है हमारे आदिवासी माइग्रेंट वर्कर का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो सीजनल सर्कुलेटरी माइग्रेशन करते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए काम के लिए बाहर जाते हैं, फिर वापस जो है अपने गाँव में आ जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चौथा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड माइग्रेशन होता है इनका, मतलब पहले से एडवांस एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो गांव में आके इनको लेकर के जाता है और उसके एवज में वो एडवांस पेमेंट लेता है, और एडवांस पेमेंट लेने की वजह से यहाँ इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो एडवांस पेमेंट कर देता है घर वालों को। तो इसीलिए इनका जो एक ट्रीटमेंट होता है वो बाउंडेड लेबर की तरह ट्रीट इनको किया जाता है। दूसरा है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है। पहला, पॉवर्टी। 45.5% रूरल आदिवासी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, लैंडलेस हैं वो, और उनके पास फॉरेस्ट राइट्स नहीं होते हैं, काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे उनके जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए गए हैं, कर्टेल कर दिए गए हैं। तो इसलिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, बल्कि कैजुअल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर और नॉन एग्रीकल्चर लेबर के रूप में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं कोविड और लॉकडाउन की वजह से। पहला है कि पीडीएस सिस्टम रोबस्ट नहीं है, क्योंकि इनके पास रिलीफ और इस वजह से इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हंगर और स्टार्वेशन की कंडीशन इनके पास आ गई है। दूसरा है कि मनरेगा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से लिंक है, फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस से लिंक नहीं है, तो इसलिए इनकी लाइवलीहुड पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता, इनको मनरेगा की सर्विसेज प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती हैं। तीसरा, जो लोग वापस लौट रहे हैं वो लोग डिजीज़ लाने का खतरा उनके साथ आता है, और अगर डिजीज़ हो जाएगी तो पुअर इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जहाँ पे 27% जो है रूरल एरियाज़ में, इन आदिवासी एरियाज़ में डॉक्टर की कमी है, 20% तक जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है काफ़ी पुअर है। तो ऐसे में
यहाँ पे इन काफ़ी ये वल्नरेबल हो जाते हैं और ये इनके यूनिक चैलेंजेस हैं। तो चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपनी आंसर राइटिंग में आंसर को फ्रेम करेंगे। तो आज का पहला आंसर हम इस वाले आर्टिकल से जो है फ्रेम करेंगे, प्लेइंग आउट लाइव अ नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द वॉर ऑन पैंडेमिक इज टर्निंग आउट टू बी एन अनडिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वर्कर्स ऑफ इंडिया स्पेशली आदिवासीज। तो ये बृंदक राज जी के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी सारे इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी है, तो ये हम नहीं डालेंगे अपना आंसर राइटिंग के में, ये इसको हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो हमारा कंक्लूजन में इसमें दिया हुआ है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, अगेन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी पॉइंट्स जो मार्क किए गए हैं वो आपको देखने हैं, तो देख लेते हैं हमें क्या किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है। तो अपने आंसर राइटिंग में हम यहाँ से जो है पॉइंट्स उठाएंगे। इससे पहले कि जो पॉइंट्स हैं हम नहीं देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा है और हार्श लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ से हम उठाएंगे अपना आंसर राइटिंग के लिए की इंसाइट इनटू माइग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या माइग्रेशन के फैक्ट्स हैं ये एज अ बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या बिल्कुल सेम हेडिंग आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि इंसाइट इनटू माइग्रेशन। यहाँ से हम यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था माइग्रेंट्स का वो ये है कि 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर इंडिया में काम कर रहे हैं, और ये डेटा मार्च में दिया गया है, मार्च 2020 में ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। पर ये डेटा में भी गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कितने अनडॉक्यूमेंट और अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो 10 करोड़ का जो डेटा है ये रजिस्टर्ड आपके माइग्रेंट वर्कर्स का है। पिछला जो नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था वो 1992-1993 से लेकर के 2007-8 के बीच में हुआ था, और इसमें जब हमने स्टडी की थी एसटी हाउसहोल्ड्स की, कितने एसटी हाउसहोल्ड माइग्रेट करते हैं, तो उसमें ये पाया गया था कि जो भी माइग्रेंट लेबर फोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स या सोशल आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो सोशल सेक्टर माइग्रेट करता है वो है आपका एसटी सेक्टर। इनका नंबर सबसे बड़ा था। एसटीज वर सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप अपॉन फीमेल माइग्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फैक्ट बुक है में आप डालेंगे कि एसटी अगर हम फीमेल माइग्रेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप जो था वो एसटी का था। तो आदिवासी फीमेल्स सबसे ज़्यादा काम करने के लिए बाहर माइग्रेट करती हैं, और स्पेसिफिकली वो जो है आपके अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करती हैं, या फिर घरों में जो मेड्स होती हैं उनके रूप में ये काम करती हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो डेटा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 45.5% जो रूरल आदिवासी हैं, गांव वाले आदिवासी हैं, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करते हैं। आदिवासी जो है अलग अलग तरह का काम करते हैं पूरे साल, जैसे कि वो कल्टीवेटर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर का काम करते हैं, लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लेबर का काम करते हैं, जैसे आपके ट्रक्स में ढुलाई वुलाई करना, इनका काम करते हैं और इसको मतलब इन सभी कामों को करने के लिए वो माइग्रेट करते हैं, इन काम को ढूंढने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है यहाँ से। फिर बिजनेसेस की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी सालों में हमने ये देखा है कि आदिवासी कम्युनिटी का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से उनकी जो लैंड है वो डिस्पोसेस की जा रही हैं, और फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज जो है ये बिजनेसेस को दिए जा रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे। तो इससे और ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटी वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होने की वजह से जहाँ पे भी फॉरेस्ट की कटाई होती है या कुछ भी फॉरेस्ट में प्रॉब्लम आती है, आदिवासी कम्युनिटी का जो सीधे सीधे लाइवलीहुड है वो खतरे में आ जाता है, और इसलिए उनको फिर माइग्रेंट वर्कर की तरह काम करना पड़ता है, माइग्रेंट वर्कर की तरह उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। तो जो पैटर्न होगा आदिवासी माइग्रेशन का वो अलग अलग, वो बाकी वर्कर्स से थोड़ा अलग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पैटर्न है आदिवासी माइग्रेशन का ये बाकी वर्कर के माइग्रेशन से थोड़ा सा अलग है। पहली चीज़, शॉर्ट टर्म में ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, और ये सर्कुलेटरी माइग्रेशन होता है, मतलब कि ये कुछ टाइम जहाँ पे इनका लीन सीजन है तब ये बाहर जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ बाहर कुछ काम करेंगे लेबर वेवर का, और जब ये इनका वापस जो है सीज़न एग्रीकल्चर सीजन शुरू होगा तो वापस अपने गाँव में आ जाएंगे और गाँव में काम करेंगे। तो सर्कुलेटरी पहला पैटर्न क्या है कि शॉर्ट टर्म होता है इनका माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन होता है, और सर्कुलेटरी नेचर का होता है। ये स्टेट में और इंटर स्टेट दोनों में ही हमने ये पैटर्न देखा है आदिवासी माइग्रेशन का।
दूसरा जो पैटर्न है आदिवासी माइग्रेशन का, वो ये है कि सीजनल एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क में ये लोग माइग्रेट करते हैं। तो आदिवासी का जो एक बड़ी कंसंट्रेशन है आदिवासी वर्कर की, वो कहाँ मिलेगी? एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन वर्क में। फिर जो भट्टे होते हैं ईंट के, वहाँ पे ये काम करते हैं मैनुअल लेबर के फॉर्म में। अर्बन एरियाज़ में ये वहाँ पाए जाएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आदिवासी काफ़ी बड़ी संख्या में फिशिंग का वर्क करने के लिए माइग्रेट करते हैं। यंग आदिवासी विमेन की अगर बात करें तो इनका पैटर्न यह है कि ये माइग्रेट करती हैं अर्बन एरियाज़ में डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए, मेड्स के रूप में काम करने के लिए। और ऐसे में जो आदिवासी, दूसरा जो हम इम्पॉर्टेंट फीचर देखेंगे, फीचर ऑफ आदिवासी माइग्रेशन में ये पॉइंट्स हम डालेंगे। दूसरा फीचर ये है आदिवासी माइग्रेशन का कि इनको जो है हायरिंग की जाती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो आदिवासी वर्कर्स की हायरिंग किसके द्वारा की जाती है? कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा हायरिंग की जाती है। और कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा जो है एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, मतलब हायर करने से पहले फैमिली को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद जो आदिवासी का ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर से बाउंड हो जाते हैं। तो एज ए बॉन्डेड लेबर की तरह यहाँ पे उनका वर्क होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए, लॉकडाउन के पहले की बात करें, अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या कोविड के केस में क्या कॉन्टेक्स्ट है आदिवासी माइग्रेशन का। तो आदिवासी का हमने देखा कि सर्कुलेटरी माइग्रेशन होता है। तो ये लॉकडाउन से जस्ट पहले माइग्रेशन शुरू हो चुका था। बहुत सारे आदिवासी मार्च के महीने में ही अर्बन एरियाज़ में आए थे, और एकदम से जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे लोग अपने कामों को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और ऐसे में जो वर्क का रिपोर्टिंग थी वो बंद हो गई। कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने सपोर्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्टर्स गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में आदिवासी अपने जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए थे। कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में से गायब हो गया। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये जानते नहीं हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इनको काम देने के लिए तैयार नहीं है, इनकी जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो आदिवासी माइग्रेंट्स को इसलिए हो रही है। आदिवासी माइग्रेंट मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं हॉस्टिलिटी के। तो ये जो है पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें यूज़ करना है। फिर आदिवासी माइग्रेंट, फिर ये देखिए यहाँ से हम नहीं यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा अगेन प्रोपेगेंडा वाला पॉइंट है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए, आदिवासी माइग्रेंट इंडिया के अक्रॉस, इसीलिए मतलब क्योंकि ये स्टैंडर्ड थे तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये जानते नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर गायब हो गया, तो अब ऑप्शन क्या बचता है? अर्बन एरिया में ये नए नए आए हैं, इनको पता नहीं है कहाँ रहना है, क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस लौटना शुरू कर दिया, और पुलिस से बचने के लिए हाईवेज को अवॉइड करते हुए ये फॉरेस्ट के आसपास चल रहे हैं, या फिर साइड रोड्स में चल रहे हैं, या फिर रेलवे ट्रैक्स में चलते हुए वापस अपने घरों को जा रहे हैं। अब लॉज और राइट्स क्या हैं आदिवासी को लेकर के, या कोई भी माइग्रेंट वर्कर है उसके लिए क्या क्या लॉज और राइट्स हैं। तो हमने बात की थी पिछले संडे को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 की। यहाँ पे जो राइट्स हैं वो केवल माइग्रेंट वर्कर के लिए हैं, और इसको स्क्रैप करके इनको जो है इंक्लूड किया जा रहा है लेबर कोड के अंदर। तो ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में उस दिन चर्चा की थी। 1979 की जो लॉ थी वो काफ़ी इनएडिक्वेट थी, क्योंकि ये सिर्फ उन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ डील करती है जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में है, और उनको एक्सक्लूड कर देती है जो अपने आप माइग्रेट करते हैं। तो जो आपकी 1979 की लॉ थी ये अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड माइग्रेशन की ये बात माइग्रेंट्स को ये सपोर्ट करती है, पर उन माइग्रेंट्स को सपोर्ट नहीं करती जो अपने आप माइग्रेट करते हैं, या फिर आदिवासी माइग्रेंट वर्कर्स जो एम्प्लॉयड तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किए जाते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्टर आपके लाइसेंस नहीं है, और इनको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सामने एज ऑन देयर ओन वाले माइग्रेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसीलिए आदिवासी वर्कर की प्रोटेक्शन ये पहले भी नहीं हो रहा था 1979 की लॉ के तहत उतना अच्छा, फिर भी लीगल रेमेडीज़ इनके पास थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हुए हैं, तो ये लीगली को जो है कॉन्ट्रैक्टर को स्यू कर सकते थे। ऐसे में इनका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एक वो रहता था, कॉन्ट्रैक्टर का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि वो जब वापस जाएं तो उनको फ्री ट्रैवल कराया जाए। यूजुअली जब भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है माइग्रेंट वर्कर को तो वो फ्री में उनको लेकर आता है और फ्री में वापस उनको ले जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंश्योर थी 1979 की लॉ के तहत। अब इसमें जो है थोड़ा सा साइलेंस है नए लेबर कोड में, तो ये हम एक क्रिटिसिज्म नए लेबर कोड का दे सकते हैं।
अब सफरिंग का कॉज क्या है? देखिए आदिवासी इतना की सफरिंग्स ज़्यादा हैं बाकी माइग्रेंट लेबर को लेकर के। तो क्यों, वाई आदिवासीज आर मोर वल्नरेबल? ऐसे में आदिवासी ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हुए हैं और ज़्यादा सफरिंग का कॉज क्या है, ये देखते हैं हम। पहली चीज़ ये है कि पीडीएस का जो वर्किंग सिस्टम है आदिवासी एरियाज़ में, जो कि हिली एरियाज़ हैं या फिर आपके या फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे पीडीएस सिस्टम इरेगुलर है। तो इसीलिए उनको खाने, अगर जो भी जैसे गरीब कल्याण योजना अनाउंस भी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इनके जो सफरिंग है उसको कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनके एरियाज़ में अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है तो इसीलिए पीडीएस सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से आदिवासी एरियाज़ में स्टारवेशन और हंगर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है। दूसरी चीज़ जो मनरेगा की अगर हम बात करें, आदिवासी एरियाज़ में मनरेगा का काम होता ही नहीं है, बहुत कम काम अवेलेबल है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ को छोड़ करके मनरेगा का वर्क जो है आदिवासी एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। तो इनको मनरेगा का काम करके भी ये डेस्टिट्यूशन से नहीं बच सकते, मतलब क्योंकि काम मनरेगा के थ्रू घर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनको माइग्रेट करना पड़ता है। अब देखिए माइग्रेट करके ये गए अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे अचानक से लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पे भी रोजी रोटी इनकी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में इनको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ रहा है और दोबारा वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसको आप हेडिंग देंगे प्रॉब्लम्स इन रिवर्स माइग्रेशन। तो पहली हेडिंग प्रॉब्लम है पीडीएस सिस्टम रेगुलर नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है मनरेगा का जो वर्क है वो अवेलेबल नहीं है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मनरेगा का वर्क जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन से ही आपका लिंक होता है। तो ये आदिवासी एरिया के वर्किंग के लिए ट्वीक नहीं किया गया है, क्योंकि आदिवासी एरियाज़ में जो वर्किंग होती है बेसिकली वो फॉरेस्ट बेस्ड वर्किंग की जानी चाहिए। बाकी एरियाज़ में मनरेगा का काम जो है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लिंक ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर मनरेगा का काम अवेलेबल हो भी तो बहुत कम काम मिलता है इनको आदिवासी एरियाज़ में। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक सजेशन देंगे, वे फॉरवर्ड देंगे कि मनरेगा का जो वर्क है वो आदिवासी एरियाज़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लिंक कर देना चाहिए। इससे लेबर सब्सिडी मिलेगी आदिवासी विमेन को, जो कि माइनर लेबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का काम करती हैं, और उनको जो है एक्यूट डिस्ट्रेस से बचाएगी। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है और यहाँ से हम वे फॉरवर्ड के रूप में भी इसको डाल सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम वजह से आदिवासी को ज़्यादा सफरिंग हुई है, क्योंकि पहला रीज़न है कि आदिवासी जो है बेसिकली वायरस से फ्री थे। दूसरी चीज़, आप पर माइग्रेंट्स जब वापस आ रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन की वजह से कुछ आदिवासी माइग्रेंट्स वायरस को लेकर के उन एरियाज़ में पहुंच सकते हैं, और वहां पे ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। तो इसीलिए जो कंडीशंस होंगी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें डालनी है, रिवर्स माइग्रेशन की वाली प्रॉब्लम्स में हम ये चीज़ डालेंगे। मिनिस्ट्री का जो डेटा दिखाता है कि आदिवासी एरियाज़ में 20.7% कमी है, शॉर्टफॉल है हेल्थ फैसिलिटी की। 26% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और केवल 23% एरियाज़ में कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। शॉर्टफॉल अगर हम डॉक्टर्स की देखें तो डॉक्टर्स जो है 27% तक शॉर्टफॉल है। तो पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी वीक है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये, हम अपने मेन आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फैक्ट बुक में डाल दीजिएगा। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, जहाँ पे भी मिनरल रिच है और माइनिंग होती है, तो माइनिंग जो कंपनीज होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में कंट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूशन है वो 35,925 करोड़ का अभी पड़ा हुआ है। इतने फंड्स उनके पास अवेलेबल हैं, बट इस फंड का केवल 35% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यूज़ किया गया है, और और उसका जो भी यूसेज किया गया है वो सिर्फ माइनिंग कंपनीज को हेल्प करने के लिए यूसेज किया गया है। तो ये एक ड्रॉबैक है। इतना अच्छा फंड होने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान्स बनाए जा सकते थे उन आदिवासी एरिया के क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप की जा सकती थी। इवन गवर्नमेंट ने अभी ये भी बोल दिया था कि ये जो फंड है इसको हम कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर सकते हैं, पर इन 2 महीनों में एक भी पैसा हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आदिवासी एरियाज़ में खर्च नहीं किया गया। तो ये एक पॉलिसी फेलियर देखा जाएगा, या
एग्जीक्यूटिव फेलियर देखा जाएगा एग्जीक्यूटिव का। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आदिवासी एरियाज़ में ये करना चाहिए था, जिससे कि आदिवासीज़ की जो सफरिंग्स हैं उनको कोविड की वजह से जो भी सफरिंग क्रिएट होंगी उनको थोड़ा कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। तो वे फॉरवर्ड में आप यही देंगे कि जो फंड्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके हम आदिवासी एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आदिवासी की सफरिंग कम होगी। दूसरा, हम उनकी जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने के लिए मनरेगा को फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लिंक करने की दूसरा हम वे फॉरवर्ड देंगे। तो ये हमारे 2 वे फॉरवर्ड्स होंगे। इसके बाद हमें ये पढ़ना नहीं है, तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। इससे हमारा जो आंसर है वो अच्छा बन जाता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं। और आज का माइंड मैप बहुत बड़ा बना है। तो आज के आंसर में हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है उसकी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देंगे लेबर राइट्स अंडर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो लेबर राइट्स में कौन कौन से डीपीएसपी के थ्रू हमें लेबर राइट्स मिले हुए हैं, और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19(1)(c), यहाँ पे राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन है। आर्टिकल 23 के तहत राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर है। आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 39A राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर करता है। आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का राइट देता है लेबर को। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क देता है लेबर को। आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 43 हमें लिविंग वेजेस के लिए जो है राइट्स प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं जुडिशरी क्या राइट्स हमें देती है। जुडिशरी ने PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 वाले केस में मिनिमम वेजेस को जो है बताया था कि वो इनहेरेंट होते हैं आर्टिकल 23 के तहत। तो जुडिशरी जो है आर्टिकल मिनिमम वेजेस को एक तरह से फंडामेंटल राइट घोषित करती है। अब हमारे जो है प्रपोज लेबर रिफॉर्म्स में क्या क्या लेबर रिफॉर्म्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रपोज किए हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या जो है लेबर रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। पहला जो रिफॉर्म है वो हमारा हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ 12 घंटे जो है पर दिन काम करना होगा 8 से 9 घंटे की जगह, और 60 घंटे जो है पर वीक वर्किंग जो है आवर्स हो सकते हैं। उत्तराखंड ने बोला है कि आपको 11 घंटे डेली काम कर सकते हैं, उसके अलावा ओवर टाइम जो है 18 घंटे तक ही कर सकते हैं। गुजरात ने जो रिफॉर्म्स लाई है वो है कि ओवर टाइम वेजेस वैसे ही होंगे जैसे स्टैंडर्ड वेज होगा, और हमें एक्सटेंशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क में 12 घंटे तक काम करना है, और एक वीक में 72 घंटे तक काम करवा सकती है कोई फर्म। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ने ओवर टाइम वेजेस को डबल रखा है स्टैंडर्ड रेट्स के, एक्सटेंशन किया है आवर्स ऑफ वर्क का, 12 घंटे तक काम कर सकते हैं और 72 घंटे जो है वर्किंग आवर्स होंगे। अब सबसे जो स्वीपिंग रिफॉर्म्स हैं वो MP और UP लेकर के आई है। तो UP ने क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, UP ने ऑर्डिनेंस लेकर के आई है जिससे कि सारी लेबर लॉज 3 साल तक के लिए इनएप्लीकेबल हो जाएंगी, कुछ एग्जाम्पशंस दिए को छोड़ के। एग्जाम्पशंस आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर हैं, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू विमेन एंड चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट को लेकर हैं, और मिनिमम वेजेस को छोड़ के बाकी सारे जो एग्जाम्पशंस होंगे, बाकी सारे जो प्रोविजंस हैं वो इनएप्लीकेबल होंगे UP के अंदर। MP में क्या क्या चेंजेस आए हैं, MP की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू 2 एक्ट्स को अमेंड किया है। पहली एक्ट है आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946। इसके मैक्सिमम प्रोविजंस एक्सेप्ट सेफ्टी वाले सारे जो है अमेंड कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। और MP इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये सिर्फ उन एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगी जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। पहले ये ओरिजिनली जो है 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जहाँ काम करते हैं वहाँ एप्लीकेबल होती है। अब इश्यूज़ देख लीजिए, पहले लेबर राइट्स के इश्यूज़ क्या हैं। ये जो है लेबर ब्यूरोक्रेसी को सेटअप करता है, जो भी लेबर लॉज हैं ये लेबर ब्यूरोक्रेसी को सेटअप करते हैं जिससे कि करप्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ इनएफिशिएंसी होती है क्योंकि एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी लेबर कोर्ट्स बन जाती हैं तो उससे इनएफिशिएंसी आती है। तीसरा टायर्ड स्ट्रक्चर है इनका, और लेबर यूनियन और कैपिटलिस्ट का एक नेक्सस देखने को मिलता है। अभी जो प्रेजेंट हमारे चेंजेस आए हैं उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से क्या इश्यूज़ हैं। पहला इशू है आपका कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर असॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिबेट्स को बाईपास करके ऑर्डिनेंस रूट को अपनाया गया है। और इसका एक और सब इशू ये है कि इनको लेजिस्लेटिव रेटिफिकेशन चाहिए 6 महीने के अंदर, और कुछ चेंजेस को सेंटर का अप्रूवल भी चाहिए।
फिर दूसरा इशू है कि ये जो चेंजेस हैं ये बेसिकली केवल पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पर लगाए जा सकते हैं। पब्लिक इमरजेंसी केवल 2 कंडीशन में होती है, वॉर या इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को एज्यूम करके स्टेट्स ने चेंजेस किए हैं। ये लेबर की बार्गेनिंग पावर पे असॉल्ट करता है। वैसे भी लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में लेबर जो है अनफेयरली डिसएडवांटेज रहता है, उसकी कंडीशन और ज़्यादा डाउन हो जाती है क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। लीगल और जो लेजिस्लेटिव उसको प्रोटेक्शन मिल रही थी वो हटा दी गई है। नेक्स्ट आपका आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है लेबर के ऊपर। कहीं ना कहीं ये एज्यूम किया जाता है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी कमी किसकी है, लेबर की। तो ये आइडियोलॉजिकल असॉल्ट लेबर के ऊपर है और इससे अथॉरिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं फैलेगा। कैपिटलिस्ट और ज़्यादा जो है स्वच्छंद हो जाएंगे और एक्सप्लॉयटेशन की एक संभावना बढ़ जाती है लेबर की। तो ये सारा हमने वाइडली देख लिया है। अब इनको ये सारी हेडिंग्स आप देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @civil's तैयारी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ को आप संभाल के रखिएगा, वन नोट या जहाँ पे भी एवर नोट जो भी आप बनाते हैं उसमें, और इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल्स को सेटअप करके अच्छे से अपना आंसर डिज़ाइन करेंगे आप। तो अब देख लेते हैं किस तरह से हमें आंसर्स में ये पॉइंट डालने हैं। तो गाइस हमारा जो आंसर है वो तीन उससे बनेगा। तीन टोटल हम जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर, ये आपका गौतम भाटिया एक लॉयर हैं उनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा आर्टिकल आज हिंदू में ही आया है और वो आर्टिकल है आपका लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ से मैंने जो आपको स्टेट्स ने चेंजेस बताए हैं वो इशू किए हैं, वो हमने यहाँ से उठाने हैं। और तीसरा आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस से है। तो पहले के दो आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमें देखना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाना है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ से बिगिन करेंगे अपना कि अपने जो है ये एक टर्स डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट, और पी.आर. अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो स्टेट की पावर को लिमिट कर सके और इंडिविजुअल फ्रीडम को जो है प्रिजर्व कर सके। अब अगर हम इंडिविजुअल फ्रीडम की अगर बात करें तो फ्रीडम को यूजुअली जो है नैरो सेंस में देखा जाता है, और फ्रीडम जो हमें फंडामेंटल राइट से मिल रहा है वो फ्रीडम भी सिर्फ स्टेट एक्शन के खिलाफ है। प्राइवेट पार्टीज़ के खिलाफ हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन के खिलाफ हमें फ्रीडम नहीं मिलता है। और इसीलिए ये जो है काफ़ी नैरो फ्रीडम है। जो फंडामेंटल राइट से हमें जो फ्रीडम मिलता है वो काफ़ी नैरो है, और ये कहना हमारा नहीं बी.आर. अम्बेडकर जी का था। लेबर राइट्स की अगर बात करें तो यहाँ से हम बिगिन कर सकते हैं। लेबर राइट का जो इशू है यहाँ से हम बिगिन कर सकते हैं कि इवन दो फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर वेरी नैरो बिकॉज दे प्रोवाइड protection only against private parties, only against government and not against private parties which hold a great sway over the economic and social life of nation। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन अपना डाल सकते हैं। फिर आप बैकग्राउंड डालेंगे, जैसे हमने देखा था उसको आप दो हिस्सों में डालेंगे, जुडिशियल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का, लेबर राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो पहली चीज़ है कि कराची डिक्लेरेशन में के बिल ऑफ राइट्स में के प्रियम्बल में ये कहा गया था कि जो आपका पॉलिटिकल फ्रीडम है उसके अंदर रियल इकोनॉमिक फ्रीडम आना चाहिए। और ये इसके बाद इन चीज़ों को हमने डीपीएसपी में डाला है और फंडामेंटल राइट्स में डाला है। वो सारे आर्टिकल्स आपको डालने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में। उसके अलावा आप यहाँ से जो है केटी शाह का लेंगे। केटी शाह ने क्या बोला था, केटी शाह ने कहा था कि नेसेसिटियस मैन आर नॉट फ्री मैन। तो एक यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे कि इतने सारे हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम मिलने के बावजूद भी हमें जो है फ्रीडम को हमें जो है फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्वेश्चन करना है। क्योंकि जैसे देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि हम यूजुअली ये मानते हैं कि अगर किसी ने हमें फिजिकली हमें जो है ऑप्रेस कर रहा है तो हम जो है उसके अगर सब्जुगेशन में आके कोई भी एक्शन करते हैं तो हम फ्री नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सर पे कोई बंदूक लगा के खड़ा है और फिर मैं उस दबाव में कोई काम करती हूँ तो मैंने फ्रीडम के बिना वो काम किया है। बाकी अगर किसी भी वजह से मैं अगर कोई एक्शन लेती हूँ तो मैंने अपनी फ्रीडम से, अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है। ऐसा हम यूजुअल लैंग्वेज में फ्रीडम को इस तरह से समझते हैं। पर अगर हम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो यूजुअली हमारे जो फ्रीडम का एस्पेक्ट होता है वो केवल फिजिकल फ्रीडम की बात नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहाँ से हमारा जो फ्री की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपल्शन हो गया, जो सोशल कंपल्शन है या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का कंपल्शन है, तो वहाँ पे भी हमारा फ्रीडम ख़त्म हो जाता है।
और इसको आप जो है गार्निश करेंगे। फॉर एग्जांपल केटी शाह ने कहा था फेमसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो भी ज़रूरतमंद आदमी होता है वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ज़रूरतें उसको जो है मजबूर कर देती हैं काम करने के लिए या अपनी स्वेच्छा के खिलाफ जाने के लिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो गया। अब जुडिशल बैकग्राउंड यहाँ पे हम देखेंगे 1983 में एक केस आया था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो माइग्रेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनको जो है एशियन गेम्स विलेज में बिना किसी प्रॉपर मिनिमम वेजेस के काम करवाया जा रहा था। तो ऐसे में ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की जजमेंट की सुनवाई करते हुए वक्त ये कहा था कि माइग्रेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास कोई चॉइस नहीं होती, जो भी उनको काम मिलता है वही काम उनको करना पड़ता है, और जो उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब जो भी उनको वेजेस दिए जाते हैं, वो मजबूरी में उन्हीं वेजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये जो वेजेस हैं, एक तरह से अगर मिनिमम वेजेस से कम अगर दिए जाते हैं तो ये राइट टू फोर्स लेबर के इक्विवेलेंट माना जाएगा, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो बंधे हुए हैं, वो बाहर से अब अपने घरों को छोड़ करके आपके पास आके काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो अगर आप उनको मिनिमम वेजेस से कम अगर पे करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 का असॉल्ट होगा, क्योंकि ये आपका राइट टू मिनिमम वेजेस हमारा आर्टिकल 23 के अंदर आता है। ये PUDR के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि ये आपका मिनिमम वेज का जो राइट है, राइट टू मिनिमम वेजेस, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट इकॉनमी ने एक जो कैपिटलिस्ट और आपकी जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाके खड़े कर दिए हैं। वर्किंग क्लास टोटली डिपेंडेंट होती है कैपिटलिस्ट के ऊपर, तो रूल मेकिंग पावर यूनिलेटरली कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है। इससे जो है अनफेयर एडवांटेज कैपिटलिस्ट को मिलता है और वर्किंग पॉपुलेशन जो है अनफेयरली डिसएडवांटेज्ड हो जाती है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, ये टोटल हमारे मार्केट इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। यहाँ पे जो है बी आर अम्बेडकर जी की लैंग्वेज में बोलें तो रूल मेकिंग पावर हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर हमारे कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है। और ये जो यूनिलेटरल टर्म सेटिंग होता है, इससे कहीं ना कहीं लेबर्स का घाटा होता है, और इनके लेबर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ही लेबर लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं। तो पर्पस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन क्या है? ये जो इम्बैलेंस है, इनहेरेंट इम्बैलेंस है मार्केट इकोनॉमी में, उसको जो है कम दूर किया जा सके, इसलिए लेबर लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं। तो ये हमें पूरा बैकग्राउंड में देना है। अब हम लिखेंगे इसके आगे कि ये लेबर लेजिस्लेशन का बेसिक पर्पस ये था कि इनइक्वालिटी को हम ख़त्म कर सकें। पर अब हम इश्यूज़ की बात करेंगे। तो इंडियन सिचुएशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो हम देख चुके हैं। पहला है कि लेबर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि करप्शन हो सकता है। फिर एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म इनएफिशिएंट है। तीसरी चीज़ राइट टू लेबर, राइट को जो लेबर लॉज में जो भी राइट्स हैं वो जो है जुडिशियल सिस्टम में सबमर्ज हो जाते हैं। चौथी प्रॉब्लम है कि टायर्ड वर्क स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जुटी हुई है, जहाँ पे बहुत कम राइट्स होते हैं। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे राइट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे वर्कफोर्स का वर्किंग कम है, काफ़ी कम वर्कफोर्स काम करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इश्यू ये है कि लेबर यूनियन होने के बावजूद भी लेबर्स का एक नेक्सस रहता है कैपिटलिस्ट के साथ। वो जो है कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में काम करते हैं और लेबर के हितों की रक्षा नहीं करते। तो ये हमारे इश्यूज़ हैं लेबर राइट के इम्प्लीमेंटेशन के में। अब ये प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं डिबेटिंग के थ्रू, और लेबर राइट्स को जो है ज़्यादा हम अच्छा बना करके, और इसके लिए रिफॉर्म्स हम लेबर कोर्ट्स में लाने चाहिए। उसके लिए हमें डिबेटिंग करनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गारंटी हमें देखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी गारंटी है फोर्स लेबर के खिलाफ, फ्रीडम के खिलाफ, इन सबको काउंट करना चाहिए डिबेटिंग के वक्त, और उस बेसिस पे हमें जो है लेबर लॉस को फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो हमें ये इतना लिखना है इस वाले। अब हम जो है अब करंट इशू में आएंगे कि क्या क्या लेबर लॉज में चेंजेस आए हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ने एक्सटेंड कर दिया है मैक्सिमम डेली आवर्स को 12 घंटे, और 72 घंटे जो है हम काम कर सकते हैं एक वीक में ओवर टाइम के साथ। फिर उसके अलावा गुजरात ने भी इसी तरह के चेंजेस करे हैं, बस डिफरेंस ये है गुजरात में जो ओवर टाइम का वेज मिलेगा वो सेम मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में ने जो है 12 घंटे की जगह 11 घंटे करा है, और ओवर टाइम को लिमिट कर दिया कि 18 घंटे तक ही ओवर टाइम हो सकता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड।
हरियाणा ने जो वर्किंग आवर्स है वो 12 घंटे तक कर दिए हैं, बट टोटल एक वीक में एक लेबर 60 घंटे ही काम कर सकता है वर्क ओवर टाइम के साथ साथ। फिर मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह के चेंजेस किए हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने जो 3 महीने के लिए 2 जो लॉज हैं उनको उसमें जो है अमेंडमेंट किया है। पहली जो लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें जो है सारे प्रोविजंस इसके सस्पेंड हो जाएंगे रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ को छोड़ के। और उसके बाद दूसरी जो लॉ है आपकी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसमें भी चेंज, ये जो है आपकी कुछ प्रोविजंस को छोड़ करके ये अप्लाई नहीं होगी उन उन कंपनीज़ में जहाँ पे 50 से 100 तक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो पहले क्या होता था, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम करते थे तो वहाँ पे ये वाली एक्ट एप्लीकेबल थी, अब ये एक्ट वहाँ से हट जाएगी। तो ये चेंजेस एमपी लाया है। यूपी ने क्या किया, यूपी ने सारी लेबर लॉज को 3 साल के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया कि कोई भी जो कंपनी है वो लेबर लॉ को की सारे प्रोविजंस को फॉलो ना करे, बस सेफ्टी प्रोविजन फॉलो करना ज़रूरी है, विमेन और चिल्ड्रन वाले प्रोविजंस फॉलो करने ज़रूरी हैं, और मिनिमम वेजेस का जो प्रोविज़न है वो, और बॉन्डेड लेबर का, ये सारे जो है प्रोविज़न ज़रूरी हैं। उसके अलावा बाकी सारे प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकती है। तो ये जो चेंजेस हैं इनमें कुछ चेंजेस के लिए प्रेसिडेंशियल असेंट भी चाहिएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की असेंट चाहिएगी। तो लॉफुल चेंजेस, ये हालांकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी होती है कि लॉ बनाए, और ऐसी लॉज जो है ये गवर्नमेंट के जो है उससे आती हैं, गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के तहत आती हैं। जब कोई भी हाउस सेशन में ना हो तब एग्जीक्यूटिव के पास पूरी पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस का माध्यम अपना करके चेंजेस ला सके। तो हालांकि ये जो ऑर्डिनेंस का रूट अपनाया गया है ये इलीगल नहीं है अपने आप में, और ये जो लॉज में चेंजेस किए गए हैं ये पब्लिक इमरजेंसी वाली जो कंडीशन है जो दी गई है उसको यूज़ करके किए गए हैं। पब्लिक इमरजेंसी 2 सिचुएशन में मानी जाती है, जब हम जो है वॉर से थ्रेटन्ड हो, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो ज़्यादातर स्टेट्स ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट यूज़ करके जो भी लेबर लॉज हैं उसमें चेंजेस किए हैं। हरियाणा ने प्रोविज़न को यूज़ किया है कि एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क, ये वाला प्रोविज़न जो है रिलैक्सेशन को इस बेसिस पे लाया है, और ये बिल्कुल लीगली अलाउड है, लीगली स्टेट्स ऐसा कर सकते हैं। तो इलीगल कुछ नहीं है इसमें। हमने इलीगलिटी की बात की थी ना क्वेश्चन में, तो हमें यही प्रूव करना है कि इलीगल कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये सारे जो भी इन्होंने चेंजेस लाए हैं लीगल हैं। बट इशू आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये चेंजेस लॉफुल तो हैं पर ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इनको स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेचर के बिना एप्लीकेबल कर दिया गया है। ज़्यादातर जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो पब्लिक कंसल्टेशन की जाती है, स्क्रूटनी होती है कमेटीज़ की, पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, और उसके बाद जो है चेंजेस लाए जाते हैं। पार्लियामेंट ऑलरेडी 29 लॉज को कंसोलिडेट करके 4 जो है लेबर लॉ के कोड्स लाएगा, जिसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की जाएंगी। उसके लिए ऑलरेडी ये जो कोड है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के सामने सबमिट भी की जा चुकी है, और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ये ऑलरेडी इन कोड्स को स्टडी कर रही है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हेल्थ ये मैक्सिमम आवर्स को स्पेसिफाई नहीं करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो मैक्सिमम आवर स्पेसिफाई कर सकती हैं। तो ऑलरेडी ये चेंजेस पेंडिंग थे, उसके बावजूद जो है नोटिफिकेशन जो आया है स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट जो जिस तरह से स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। क्योंकि आप पहली चीज़ तो ये है कि सेंटर ने की पावर को आप ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लॉज हैं और सेंट्रल लॉज की पावर को ओवरराइड करना स्टेट की अथॉरिटी की ओवररीच है। दूसरी हम देख रहे हैं कि हमने ऑर्डिनेंस का रूट अपना करके ये चेंजेस लाए हैं, तो कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ है, कोई भी कमेटी के सामने जो है डिबेट्स नहीं हुए हैं, कोई भी किसी भी तरह की स्टेक होल्डर के साथ चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट हैं। तो ये चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। अब देखिए इसी में हम यहाँ से मर्ज करेंगे डोंट कॉल इट अ रिफॉर्म, ये हमारा उसमें आया है, एडिटोरियल पेज में है द इंडियन एक्सप्रेस के, और प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से भी हम कुछ ले सकते हैं पॉइंट्स को, जैसे कि हम ये वाला डेटा डाल सकते हैं कि 90% हमारी जो लेबर है वो वो जो है कैजुअल लेबर के रूप में काम करती है।
फिर इंडस्ट्रियल वेजेस, यहाँ से हम सारा देख चुके थे। अब इश्यूज़ की बात करते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं करंट लेबर। ये जो भी हमारे जो प्रपोज्ड जो भी हमने लेजिस्लेशन किया है, ये इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। मतलब स्टेट ने जो भी लेजिस्लेशन किए हैं उनमें 4-5 इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का असॉल्ट हो रहा है। जैसे कि ऑर्डिनेंस रूट जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ को हम ऑर्डिनेंस रूट से जब अमेंड करते हैं तो इससे हमारी कंटेम्प्ट फॉर डेमोक्रेसी शो होता है। स्टेट ओवरराइड नहीं कर सकते सेंट्रल लेजिस्लेशन को बिना जस्टिफिकेशन के, और इससे फ्यूचर में फेडरलिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत अच्छा ये पॉइंट है जो मैंने ग्रीन से हेडलाइन आपका जो है हाईलाइट किया हुआ है या ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपका और ज़्यादा एनहांस कर दे रही हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली बात की थी उसमें हम यहाँ से और पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि स्टेट को अगर हम अलाउ कर देते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन को ओवरराइड करना बिना किसी जस्टिफिकेशन से, इससे आगे के लिए बेकार प्रेसिडेंट आता है और फेडरलिज्म के लिए प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे प्रोविज़न अगर हम रिपील करते हैं तो ये ILO के जो भी कन्वेंशंस हैं उसके खिलाफ हैं और इंडिया की खुद की लॉस के भी खिलाफ हैं। बहुत सारे स्टेट जहाँ पे वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है कॉम्पेंसेशन को इंक्रीज़ किए बिना, जैसे हमने अभी गुजरात का एग्जांपल देखा था, तो उसकी क्या उससे जो है लेबर की जो लेबर की कंडीशन, उसकी हेल्थ के ऊपर असॉल्ट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, डेमोक्रेटिक प्रोप्राइटी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए, ये सारी चीज़ों के खिलाफ ये लॉस बनाई गई हैं, ये चेंजेस बनाए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस हमारे जो है डरों को कंफर्म कर देते हैं कि पैंडमिक की इमरजेंसी में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आर्बिट्रेरी पावर को एमास करने की कोशिश करेंगी और हम इस वक्त प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये हम डाल सकते हैं, यहाँ से ये पार्ट हम डाल सकते हैं अपने आंसर में। सेकंड हम इशू देखेंगे कि सिस्टमिक असॉल्ट हो रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर के ऊपर। देखिए ऑलरेडी जो लेबर की डिग्निटी और लेबर ऑलरेडी काफ़ी पुअर है और ये जो है इन अनफेयरली डिसएडवांटेज रहता है, जैसे कि हमने पिछले वाले अपने आर्टिकल में देखा था। तो आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जो ऑलरेडी लेबर सब्सिस्टेंस के आसपास है, जो ऑलरेडी पुअर है, उसको हम कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, बल्कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हम काम कराना चाह रहे हैं उसी पे उसको काम करना है। तो लेबर बार्गेन नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने उसके लिए कोई लॉ ही नहीं रखा है। अब वो बार्गेन करे तो कैसे करे, उसके पास कोई हमने लीगल रेमेडी नहीं छोड़ी बार्गेन करने के लिए और कंप्लेन करने के लिए। तो ये लेबर की जो डिग्निटी है उसके ऊपर असॉल्ट है और लेबर की जो पावर है उसके ऊपर असॉल्ट है। तीसरा हम इशू डाल सकते हैं इसमें कि आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है इंडियन लेबर के ऊपर। नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे हैं कि इंडिया की जो इनेबिलिटी है कंपनीज को अट्रैक्ट करने की, वो लेबर की वजह से अनेबल है इंडिया। इंडिया की कैपेसिटी जो है, हम ये कहते हैं कि इंडियन कैपिटलिज्म की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जो डैमेज है वो लेबर करता है। ये हम आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बना रहे हैं जो कि गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर कंपनीज नहीं आ पाती। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया की कैपिटल की इनकैपेसिटी है, इंडियन कैपिटल जनरेशन लो है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनेबिलिटी है। और डायरेक्टली हमने ये लेबर रिफॉर्म्स करके क्या शो कर दिया कि हमारी जो इंडियन लेबर है इसकी वजह से हम कंपनीज नहीं सेटअप कर पा रहे थे। तो ये आइडियोलॉजिकल असॉल्ट हो गया। चौथा इशू है हमारा कि कल हम जो है ऑथोरिटेरियनिज्म को कल्टिवेट कर रहे हैं। क्या हम अपने लोगों को पनिश कर सकते हैं अगर वो खुद को साल्वेट करना चाहें? जैसे कि हमने जो है 12 घंटे वर्किंग आवर्स को बनाया है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक दिन के 12 घंटे लेबर काम कर रहा है प्लस 1-1.5 घंटे जो है रेस्ट के हो गए, 13.5 घंटे 14 घंटे अगर वो फॉर्म अपनी ऑफिस में है तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ उसकी कहाँ रही? अगर हम इतना ज़्यादा वर्किंग आवर्स को स्ट्रेच कर देंगे तो आगे जो है इससे बेकार प्रेसिडेंट सेट होता है और हमने जो भी एक तरह से रेट्रोग्रेड स्टेप हो गया, पीछे मुड़ने वाला स्टेप हो गया, ये आगे वाली डायरेक्शन में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पैथोलॉजी को शो करता है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेट नहीं करता। हम खुद अपने लोगों के खिलाफ हैं। जहाँ कोविड की सिचुएशन में हमें एक सिंपैथी शो करनी थी, हमें जो है एक कंपैशन शो करना था लेबर को, और हमने किया क्या है, हमने जो है एक वो बेचारा पॉवर्टी की मार झेल रहा है, घर में जो है डिजीज़ की मार झेल रहा है, इम्यूनिटी ऑलरेडी उसकी लो है, अभी कोविड का जो खतरा है वो ख़त्म नहीं हुआ,
हमने 12 घंटे उसकी वर्किंग आवर्स कर दिए, तो ऐसे में उसको उसको जो है बहुत ज़्यादा हमने एक ख़राब सिचुएशन में डाल दिया है। और लेबर के पास कोई चारा नहीं है, बल्कि इसको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी लीगल रेमेडीज़ तो हमने ख़त्म कर दी हैं। तो ये 4 बड़े इश्यूज़ हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है हमें जो है हमें जो है प्रोटेक्शन डिज़ाइन करना है, जहाँ पे वर्कर्स का इंटरेस्ट देखा जाए, उनकी बार्गेनिंग पावर को जो है हम रिस्पेक्ट करें, कैपिटल एलोकेशन में उनका जो है बड़ा हाथ होना चाहिए, और अथॉरिटेरियनिज्म को कम करना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कोड था वो अच्छी एक शुरुआत थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और इन ऑर्डिनेंस का जो रूट है ये एक बेकार रूट है। तो किसी भी कंट्री को ह्यूमन कैपिटल के जो है ह्यूमन कैपिटल को दबा करके डेवलप करना नहीं चाहिए। सिटीजन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और सिटीजन्स की जो पोटेंशियल है उसको बिल्ड करके नेशन बिल्ड किया जा सकता है। सिटीजन्स को दबा के नेशन बिल्ड नहीं किया जा सकता। कंट्री की जो वेल्थ है वो ह्यूमन कैपिटल से भी आती है। तो इसीलिए हमें ये देखना होगा कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट करते हुए दोबारा जो हम ऑर्डिनेंस की जो ट्रावेस्ट्री की गई है, ऑर्डिनेंस के रूल को फॉलो करके जो हमने एक ये परवर्स मोड लेकर के आए हैं, इसको हटाना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स इशू करके और लेबर कोड को जल्दी से जल्दी पास करना होगा, जो पब्लिक डिलिब्रेशन के थ्रू हो, जहाँ पे लेबर के हितों की रक्षा की जाए, साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के हितों को भी देखा जा सके। तो ये हमारा सेकंड वाले आंसर का, हम ये सेकंड वाले क्वेश्चन का इस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो गाइस 2 छोटे एडिटोरियल्स हमें और देखने हैं। पहला एडिटोरियल है कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे जो रिलीफ ट्रेन शुरू की गई हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं क्या आर्टिकल में आया है। तो देखिए, सेंटर का जो एक डिसीजन है कि 15 ट्रेन्स चलाई जाएंगी नई दिल्ली से मेजर सिटीज़ के बीच में। ये ट्रायल के रूप में चलाई जाएंगी, जिससे कि जो बाकी लॉकडाउन के जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं वो देखे जा सकें। तो इस डिसीजन को लेकर के बाकी स्टेट्स के बीच में थोड़ी सी असहमति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने कहा है कि ऐसे लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना चाहिए। और तेलंगाना का कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो ट्रेन का ट्रैवल है, ये पूरी तरह से रोक देना चाहिए, नहीं तो इससे जो है खतरा बढ़ेगा फैलने का। केरला का कहना है कि जो भी लोग इससे ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, उनको जो है क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी इस ट्रेन में ना आए, इसलिए होम क्वारंटाइन करना चाहिए टेस्टिंग के बाद। तो इस तरह से सभी स्टेट्स की थोड़ी सी कंसेंसस इस चीज़ पे नहीं बैठ रही है। हालांकि अगर हम इस स्टेप की बात करें तो ये एक लाइफलाइन होगा, जो भी सिटीज़न स्ट्रैंडेड हैं, जो भी सिटीज़न फंसे हुए हैं, उनके लिए लाइफलाइन का काम करेगा। और साथ साथ ये उनको भी मतलब हेल्प करेगा, जिससे कि वो अपने घरों पर जा सकें। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन बहुत लंबा खिंच चुका है। ऐसे में उन लोगों के लिए एक नेसेसिटी है, जो लोग फंसे हुए हैं इधर उधर, कि वो लोग अपने घरों पर जा करके बेटर तरीके से अपनी देखभाल कर सकें। अब देखिए, इसमें चैलेंजेस क्या हैं। यहाँ पे आप चैलेंजेस लिखेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो चैलेंजेस ये ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं। चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज है कि किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए ट्रेन को, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। दूसरा चैलेंज है कि बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस बनाई हुई है डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के ऊपर, तो उनको कैसे हमें मीट आउट करना है, ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है कि ऑलरेडी जो हमारा पासिंग सिस्टम है, पास सिस्टम था जो था, वो काफ़ी ओवरवेल्म हो रहा है और पास का सिस्टम डिसफंक्शनल हो चुका है। तो ऐसे में क्या क्या एडिशनल स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि ट्रैवल को थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके। चौथा है क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी ऑलरेडी स्ट्रेन में है, और अगर ये लोग पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो फिर इनको कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में कैसे रखा जाएगा। तो ये 4 चैलेंजेस हैं। उसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं कि स्टेट्स की, तो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि देखिए सेंटर ने ये जो सारा चैलेंजेस हैं ये स्टेट्स के ऊपर रखे हैं कि वो अपने हिसाब से इन चैलेंजेस को मीट करें। होम मिनिस्ट्री ने कोई एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी तक जारी नहीं किया है, और सिर्फ इतना बोला है कि रिलीफ ट्रेन सर्विसेज जो है पैसेंजर्स के लिए चलाई जाएंगी, और ऐसे में जो है हेल्थ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है। तो एसओपी ना जारी करके हेल्थ प्रोटोकॉल्स के बारे में होम मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव दिया है। तो एसओपी ना होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्टेट्स के लिए और यूटीज़ के लिए।
अब देखिए स्टेट्स का एक जगह एग्री होना, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ऊपर एग्री होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सिमिलर प्रोसीजर्स पूरे कंट्री में अप्लाई हो सके सभी ट्रैवलर्स के ऊपर, और नहीं तो जो है नंबर्स हमारा ग्रो हो जाएगा। यूएस का एक्सपीरियंस, यूरोप का एक्सपीरियंस और एशिया का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब भी लॉकडाउन को स्लो किया जाता है, मतलब लिफ्ट किया जाता है, तो लोग थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसे में जो रूल्स का कंप्लायंस है वो रुक जाता है, और जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसीलिए एक सिस्टम होना चाहिए ऑर्डरली मूवमेंट के लिए। तो ये वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है, वे फॉरवर्ड में लिखना है कि एक सिस्टम होना चाहिए ऑर्डरली मूवमेंट के लिए, जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर जो है रिलीव हो सके। उसके अलावा ट्रेन और बसेस को अफोर्डेबल बनाना चाहिए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो अपने घरों को वापस लौट सकें। पर ऐसे में सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इस तरह के इन सारी चीज़ों के लिए एसओपीज़ या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होम मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए जाने चाहिए, जिसको जो है यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाना चाहिए सभी स्टेट्स के ऊपर। तो स्टेट्स के ऊपर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होना चाहिए। डेस्टिनेशन पे जब तक लोग मेडिकली वारंटेड ना हो, तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए हमें घर पर ही, नहीं तो क्वारंटाइनिंग फैसिलिटीज़ जो है ओवरवेलम हो जाएंगी। अगर हम पैच वर्क करते हैं रूल्स और रेगुलेशन का, इससे कन्फ्यूजन होगा ट्रैवलर्स में भी, और एंग्जाइटी जो है क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमें देखना है अ वेलकम चेंज। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा थेरेपी की हम फेज़ 2 में जाने की बात हो कर रही है आईसीएमआर, ये एक अच्छा चेंज है, और उसी बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो कोई भी अगर क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए हमें एथिक्स कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है। एथिक्स कमेटी ने 8 मई को अप्रूवल दे दिया है आईसीएमआर को कि वो अपना मल्टी सेंट्रिक फेज 2 ट्रायल्स कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के कर सके। अब इसमें जो है 3 फिजिबिलिटी स्टडी की जाएंगी। उसमें 20 जो सिवियर मतलब 3 फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, जहाँ पे 20 काफ़ी सिवियरली इल पेशेंट्स को कोवलेंट प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, और देखा गया था कि उनमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे वो उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया। तो इसीलिए आईसीएमआर जो है फर्स्ट फेज़ को बाईपास करते हुए सेकेंड फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल्स को कैरी ऑन करेगा। अब देखिए फर्स्ट फेज़ इसलिए बाईपास किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में कोई भी ह्यूज कंसर्न नहीं है, कोई बड़ा जो है इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा जो एथिकल इश्यूज नहीं आएंगे। इसीलिए डायरेक्टली हम फेज़ 2 ट्रायल में एंटर कर रहे हैं। फेज़ 2 ट्रायल में 452 पेशेंट्स के ऊपर कोवलेंट प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा एक कंट्रोल ग्रुप भी बनाया जाएगा। कंट्रोल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिनको सिमिलर इंस्टेंसेस में ये कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जाएगी, और दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको जो है कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। और फिर आउटकम्स को स्टडी किया जाएगा कि ये 21 हॉस्पिटल्स में ट्रायल किया जाएगा, और देखा जाएगा कि ये जो 452 पेशेंट्स थे जिनको कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। तो ये पहली बार ऐसी स्टडी है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी को का जो एक दिया जाएगा वो कंट्रोल ग्रुप के साथ साथ आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी दिया जा रहा है। इससे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर दिया गया है, बट कंट्रोल ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो हमें जब तक कंट्रोल ग्रुप को के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया जाता है, तब तक एक्सपेरिमेंट जो है वैलिड नहीं होता। तो इसीलिए ये काफ़ी एक वेलकम चेंज है। अगर इसको हम कंपेयर करें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के साथ, तो उसको जो है बिना बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के आईसीएमआर ने प्रूव कर दिया था। तो उसके कंपैरिजन में ये कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का जो एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, ये एक अच्छा चेंज है। और अगर ये अप्रूव हो जाता है, अगर इसके पॉजिटिव आउटकम आते हैं, तो आईसीएमआर एथिकली ऑब्लाइज हो जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है रिकमेंड करे कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। और कोवलेन इससे क्या होगा, अगर इसके पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, और हमने देखा भी है काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स हैं, तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि पॉजिटिव आउटकम्स हैं सीपीटी के, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होगा कोविड-19 पेशेंट्स की केयर में। नेक्स्ट आर्टिकल आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से लिया गया है, एमिलियोरेटिंग रूरल डिस्ट्रेस। तो कोविड पैंडमिक का जो एक लॉकडाउन रहा है, वो रावी हार्वेस्ट के सीज़न के वक्त रहा, तो दोनों कोइंसाइड किए हैं। इसने एडवर्सली जो रूरल और वल्नरेबल सेक्शन है उनको एडवर्सली इफेक्ट किया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचाया है। देखिए ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था। ऑलरेडी 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था हमारे अक्टूबर 2019 में। उसके बाद
हमने ये देखा है कि सभी रीजन्स में कोरोना वायरस का जो पैंडमिक है उसकी वजह से काफ़ी डिसरप्शन हुए हैं फूड सप्लाई चेन में, और ये स्टेट्स में भी फील किए गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे अनाउंसमेंट में फार्म एक्टिविटी को एग्जेम्प्ट कर दिया था लॉकडाउन से, बट बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि सप्लाई चेन्स जो है वर्क नहीं कर रही थी, और डिसरप्शंस जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स में हुए हैं, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा लिमिटेड ऑपरेशंस रहे एपीएमसी के, मंडीज़ के जो है आपका मंडी सही से वर्क नहीं कर रही थी, तो ऐसे में अगर कट भी गई फसल तो उसको बेचने का इश्यू आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का ब्लॉकेज रहा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, मंडी और रिटेल मार्केट क्लोज होने की वजह से बोटल नेक्स हुए सप्लाई में, और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर और फार्म प्रोड्यूस में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा इससे, जो फार्म के प्राइसेस हैं उनका जो है उनमें फॉल डाउन होगा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटी के जो भी रेट्स हैं उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। दूसरा, शॉर्टेज फील की जा रही है लेबर की फार्म के अंदर, इससे हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप थोड़ा स्लो हो गई थी क्योंकि माइग्रेंट लेबर अपने होम स्टेट चले गए थे। गवर्नमेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये तब हुआ है जब रावी की फसल जो है बम्पर होने वाली थी। गवर्नमेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 9.5% ज़्यादा थी खारिफ से रावी की फसल। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक रूरल डिस्ट्रेस की सिचुएशन महसूस की जा रही है। तो रेंज ऑफ रिलीफ मेजर्स जो है इंक्लूड किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि फूड और कैश ट्रांसफ़र का अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा। फिर उसके अलावा जो एक मेजर्स का स्केल है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा रही है क्योंकि सबको ये मेजर्स पहुंच नहीं पा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन होने की वजह से इनफॉर्मल वर्कर जो है विलेज में बढ़ जा रहे हैं, उससे जो लो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह तरफ वर्कर्स का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ लाइवलीहुड क्राइसिस इसलिए रूरल एरियाज़ में इंटेंसिफाई हो गया है क्योंकि लोग रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है अर्बन से रूरल एरियाज़ में, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है रूरल एरियाज़ में बढ़ गई है। इससे क्या होगा, जो लाइवलीहुड का क्राइसिस है वो बढ़ेगा रूरल एरियाज़ में, नंबर ऑफ़ मेंबर्स एक हाउस होल्ड में जो है बढ़ जाएंगे, और इसके लिए एडिशनल इनकम चाहिएगी उन मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। और ऑलरेडी जो हमारी सिचुएशन है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इसलिए खतरे में आ जाती है हाउस होल्ड्स की। तो इसीलिए हमें एक यूनिवर्सल पब्लिक, आप वे फॉरवर्ड क्या करना है, हमें वे फॉरवर्ड यहाँ से देखेंगे हम कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्राइसिस हमने देख लिया, अब देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें जो है इफेक्टिव यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि सभी को फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले, वो भी फ्री राशन के साथ। और ये जो है लंबे टाइम के लिए हमें देना होगा। अभी हमने 3 महीने का बनाया है ना, ये हमें एक्सटेंड करके कम से कम 1 साल तक फ्री राशन, 1 साल ना हो सके तो कम से कम 6 to 7 मंथ्स तक फ्री राशन देना होगा, और न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी। दूसरी चीज़, हमें जो है कैश ट्रांसफ़र देना होगा इनफॉर्मल वर्कर्स को। तो इनफॉर्मल वर्कर्स को कैश ट्रांसफ़र नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए, और वो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलना चाहिए, 3 महीने के लिए नहीं, ये लंबे टाइम के लिए 6 से 7 महीने के लिए कैश ट्रांसफ़र हमें देना होगा जिससे कि इनकम सपोर्ट उनको मिल चुके, क्योंकि उनकी इनकम काफ़ी डिसरप्ट हुई है। तो इनकम सपोर्ट के लिए हमें कैश ट्रांसफ़र करना होगा इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। फिर हमें जो है लॉस ऑफ लाइवलीहुड को ख़त्म करने के लिए मनरेगा जो है एक्सपैंड करना होगा, और मनरेगा को एक्सपैंड करने के लिए हमें ऑन ग्राउंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना होगा। ऑलरेडी है और मैकेनिज़्म इसको और बढ़ाना होगा, और नॉन फार्म एक्टिविटी में भी मनरेगा को हमें एक्सपैंड करना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि रूरल वर्क जो भी अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है मनरेगा के थ्रू, ये जो है एग्रीकल्चर वर्क जनरली लो होता है, और ऐसे में जो काम होता है मनरेगा में ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मनरेगा को अलाउ कर दिया था 20 अप्रैल के आसपास, पर काम अभी भी चालू नहीं हुआ है। मई के आसपास भी अभी भी काम चालू नहीं है बहुत सारी स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है। तो हार्वेस्टिंग सीज़न जो है राबी का ख़त्म हो चुका है अप्रैल में, और इसलिए जो फार्म पर वर्क है एग्रीकल्चर वर्क अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें इस टाइम के आसपास जो मनरेगा को ओपन करना था, जो जैसा कि सेंटर ने बोला है, वो सेंटर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्टेट्स को मनरेगा अलाउ करना होगा, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से लिफ्ट करने होंगे, जिससे कि कैजुअल वर्क जो है अनस्किल्ड लेबर को मिल सके। और हमें इसकी कवरेज बढ़ानी होगी बाकी एरियाज़ में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, फॉरेस्ट बेस्ड जो आपका माइनर प्रोड्यूस है उसमें जो है हमें मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा। तो इससे हम जो है मनरेगा का पूरा पोटेंशियल लीवरेज कर पाएंगे, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है रिवर्स माइग्रेशन से, उसको सॉल्व कर पाएंगे।
उसके अलावा हम जो है इस स्कीम का, मनरेगा की स्कीम का स्कोप और कवरेज हमें बढ़ाना होगा, जिससे कि जो लोग जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है और जो माइग्रेंट वर्कर अपने गाँव पे लौटे हैं, वो भी जो है इसको फॉलो कर सकें। और अगर पॉसिबल हो तो 100 दिन की जो वर्क पर हाउस होल्ड है, इसकी लिमिट को हमें लिफ्ट करना होगा। पेंडिंग ड्यूज जो है मनरेगा के, वो क्लियर करने होंगे। बजट का आउटले जो है हमें इंक्रीज करना होगा मनरेगा के लिए, और नेशनल मिनिमम वेजेस जो है हमें देने होंगे। इंक्लूसिव और एक्सपैंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट से क्या होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करके हम जो है लोगों की लाइवलीहुड को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और रूरल प्रॉब्लम, जो रूरल डिस्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है इस अनसर्टेन टाइम में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एमिलोरेट कर सकते हैं रूरल प्रॉब्लम को। ये सारे जो हमने पॉइंट्स बताए हैं ना, यहाँ से लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसका PDF आपको दे दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, और यहाँ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें लिखना होगा। ये देखिए मनरेगा के आगे से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप अलग अलग हेडिंग्स के रूप में लिख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।